हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों रीट के अंतर्गत आपका 30 नंबर का पूछा जाता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों आज इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंतर्गत बात करते हैं। तो दोस्तों आज इसका पहला प्रश्न है। तो दोस्तों आपके यहाँ से 30 प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन आपके पास में है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और डी ऑप्शन कह रहा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर एक का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है इसमें प्रत्येक बच्चे में विशिष्ट योग्यता एवं क्षमता होती है। तो दोस्तों इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा है निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता एक खुली किताब पद्धति की है। ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन आपके पास में है गंभीर रहते हैं। दोस्तों क्या रहते हैं, छात्र गंभीर रहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है इससे छात्र में उपस्थिति बढ़ जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है। डी ऑप्शन है यह सोचने के लिए छात्र को मजबूर करता है। तो दोस्तों कह रहा है निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की विधि कौन सी है। दोस्तों बताना है शाली छात्रों की पहचान की विधि कौन सी है। ऑप्शन आपके पास में है अवलोकन। बी ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण। सी ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली छात्रों की जो उपयुक्त पहचान होती है ये सभी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। दोस्तों झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन आपके पास में है क्या किशोरावस्था में है। बी ऑप्शन है बाल्यावस्था में है। सी ऑप्शन कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में है और डी ऑप्शन कह रहा है युवा अवस्था में है। तो दोस्तों क्या करते हैं बालक जब अपने समाज में अपने सहपाठियों अपने परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा किशोरावस्था। तो दोस्तों किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। किसने कहा है किशोरावस्था तूफान तनाव। तो दोस्तों ये कहा है स्टेनलेहाल ने। तो दोस्तों किशोरावस्था को में क्या होता है बालक में मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होता है तथा समायोजन ना होने पर क्या करता है बालक में विद्रोह की भावना जागृत होती है और विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है कौन सी है गेने के अनुसार में। क्या दोस्तों सिद्धांत अधिगम परिस्थिति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति और सी ऑप्शन कह रहा है चिन्ह अधिगम परिस्थिति और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। गेने के अनुसार दोस्तों सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। तो दोस्तों गेने कहते हैं दोस्तों इन्होंने परिस्थिति में बालक को क्या कहते हैं इनके अनुसार समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति में बालक अधिक सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बुद्धि लब्ध मापने के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन आपके पास में है बीने। बी ऑप्शन कह रहा है स्टर्न और सी ऑप्शन कह रहा है टर्मेन और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इस प्रश्न की व्याख्या की जाए तो आप देख लीजिए दोस्तों बिने ने सर्वप्रथम क्या किया था बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। दोस्तों आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जन्मदाता कौन है तो टर्मेन है। दोस्तों बुद्धि लब्ध की अगर बात की जाए तो बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था तथा मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। दोस्तों मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था तो बिने ने दिया था।
दोस्तों विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात में बुद्धिलब्धि आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। सन 1916 में टर्मेन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धिलब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों वर्तमान में किसके इसके बुद्धिलब्धि के निकालने के फार्मूले को मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों टर्मेन के मानसिक आयु को। तो दोस्तों इसमें इसमें इन्होंने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, जिससे बुद्धिलब्धि अच्छे तरीके से निकाली जा सकती है, जिससे वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इसीलिए टर्मेन को बुद्धिलब्धि मापने का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत बात करते हैं डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया क्या चित्रकला करने से संबंधित है, या लिखने से संबंधित है, या सुनने से संबंधित है, ये पठन विकार से संबंधित है। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया क्या होता है, ये लिखने से संबंधित है। आपका डिस्ग्राफिया लिखन से संबंधित होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर अब बात करते हैं 8 की। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बालक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन आपके पास में है बच्चों को निर्भय बनाना, बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे को सुरक्षा का भाव देना, और सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। दोस्तों आलोचना बिल्कुल नहीं करने देना है। बच्चे को स्वतंत्रता का भाव देना, दोस्तों बच्चे को स्वतंत्रता का भाव देना। दोस्तों प्रश्न आपका कह रहा है कि अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, हमें ध्यान रखना होता है नहीं का। दोस्तों नहीं, आपने अगर नहीं ध्यान दिया पेपर में तो क्वेश्चन अच्छा खासा आता हुआ आपका गलत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो हमने बात की थी, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना है, दोस्तों ये ऐसा नहीं करने देना है हमको। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन करता है? ऑप्शन आपके पास में शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी नेक्स्ट है विकल्प कह रहा है कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या डी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। ऑप्शन आपके पास में है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, परिस्थितिक, इकोलॉजिकल, मनोवर्गीय या साइकोडायनेमिक। डी ऑप्शन कह रहा है मनोसामाजिक, साइको सोशल। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। प्रश्न नंबर 10 का आपका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवर्गीय, साइको डायनामिक। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। तो दोस्तों एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को क्या करती है, बेच देती है। इस खबर को दोस्तों डैश के यहाँ पे भरना है आपको, क्या हो जाएगा के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो ऑप्शन आपके पास में है मनोसामाजिक सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, डी ऑप्शन कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का आपका यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या कहता है कि बच्चे के इसकी एक मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया है। इस खबर के अनुसार से अब्राहम मोस्लो के द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि जिसके अनुसार जैविकी मांग जैसे भूख, प्यास, निद्रा आदि से ज़्यादा प्रबल मांग माना गया है, जबकि सामाजिक मांग व सम्मान मांग को कम प्रबल माना गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या कहलाती है। दोस्तों क्या यह अवस्था क्या 7 से 12 वर्ष की होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है, या 2 से 7 वर्ष की तक होती है, या 12 से
वयस्क तक होती है। दोस्तों बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जीन पियाजे कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बालक 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बालक वस्तुओं के मूर्त रूप या उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रियता करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवहेलना एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन आपके पास में है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन कह रहा है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। और डी ऑप्शन कह रहा है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे पूछा गया है? दोस्तों उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है कौन सा उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 13 का दोस्तों आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक व्यक्ति की अप्रिय वस्तु स्थिति को दूर रखता है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? ऑप्शन आपके पास में है, बैठने की लचीली व्यवस्था। बी ऑप्शन कह रहा है, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। सी ऑप्शन कह रहा है, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर सम्मान होना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? क्या दोस्तों ये किसने कहा है? विकास के बारे में, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है? आपको बताना है, क्या स्किनर ने कहा है, या कोलसनिक ने कहा है, या पियाजे ने कहा है, या हरलाक ने कहा है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कहा है स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, शिक्षण एक सत्तावादी स्तर है। क्या दोस्तों शिक्षण एक सत्तावादी स्तर है? शिक्षक केंद्रित होता है, अनुभव केंद्रित, छात्र केंद्रित, या प्रधानाध्यापक केंद्रित? तो दोस्तों शिक्षण कैसा होता है? दोस्तों शिक्षण एक सत्तावादी स्तर के अंतर्गत अगर बात की जाए तो दोस्तों ये यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। दोस्तों शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्र होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण कौन से आते हैं? ऑप्शन आपके पास में है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, या पूर्व प्रक्रमण। दोस्तों आपको बताना है इन चरणों का सही क्रम क्या होगा। अब दोस्तों आपको ऑप्शन है, क्या ए सही हो जाएगा, या बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, या डी सही हो जाएगा? तो दोस्तों पूछा गया है इनका सही चरण कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक नंबर पर ये हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, गा नंबर हो जाएगा, गा हो जाएगा, इसके बाद में खा हो जाएगा, इसके बाद में क्रियान्वयन हो जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका ये चरण सही हो जाएगा। सबसे बाद पहले हो जाएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया की क्रियान्वयन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? दोस्तों वस्तुनिष्ठ तकनीक है, आत्मनिष्ठ तकनीक है, या प्रक्षेपी तकनीक है, या प्रयोगात्मक तकनीक है? प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्षेपी तकनीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन आपके पास में दोस्तों है, भाषा। दोस्तों यहाँ पे नहीं की बात की गई है, किसकी नहीं की बात की गई है? तो ये दोस्तों हमको ध्यान रखना है, क्या क्रियान्वयन क्रियाकलाप की हो जाएगा, या सामाजिक अनुभव, या परिपक्वन? दोस्तों आपको बताना है कौन सा नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? भाषा नहीं करती है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? ऑप्शन है, किशोरावस्था में, जन्म से 2 वर्ष तक,
पश्च बाल्यावस्था में या प्रारंभिक बाल्यावस्था में? भावनाओं को अप्रेरित अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? प्रश्न नंबर 20 का आपका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जाए तो ये आपकी चलती है 6 से 9 वर्ष तक, 6 से 9 वर्ष तक, और जबकि उत्तर बाल्या की बात की जाए तो ये चलती है 9 से 12 वर्ष तक। दोस्तों 9 से 12 वर्ष तक चलती है उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक, दोस्तों कक्षा फर्स्ट से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, दोस्तों कंडीशन दी गई है 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या हो जाएगा? क्या दोस्तों 35 छात्रों पे एक अध्यापक का अनुपात होगा, या 40 पे एक शिक्षक का अनुपात होगा, या 50 पे होगा, या 30 पे होगा? दोस्तों नॉर्मली की अगर बात की जाए, नॉर्मली छात्र शिक्षक अनुपात होता है 30 का, जबकि दोस्तों अगर कंडीशन है 200 के ऊपर अगर छात्र हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 40 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यह रणनीति, तो दोस्तों यह रणनीति क्या कह रहा है? तो दोस्तों ये कह रहा है कि यह प्रमाण पत्र दिया जाता है या रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि क्यों ना करें ऑप्शन आपके पास में है, यह संभवतः बच्चे को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाता है, या बी ऑप्शन कह रहा है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालती है, सी ऑप्शन कह रहा है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, डी ऑप्शन है पुस्तकालय में अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यह संभवतः बच्चे को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर दोस्तों 23 है अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन आपके पास में है, ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, बी ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण करना, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन आपके पास में है वुडवर्थ ने कहा है, बी ऑप्शन योकम ने कहा है, या सी ऑप्शन है सिम्पसन ने कहा है, डी ऑप्शन डॉक्टर मैके ने कहा है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा है? ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। प्रश्न नंबर 25 है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके पास में है कक्षा अभिलेखी का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है छात्रों की प्रकृति का आकलन, सी ऑप्शन है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी ऑप्शन है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो दोस्तों बताना है आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट दोस्तों है प्रश्न नंबर 26 है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा कौशल संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास में है विचार करना, बी ऑप्शन कह रहा है गतिक प्रक्रमण, सी ऑप्शन कह रहा है समानुभूति देना, डी ऑप्शन कह रहा है याद करना। प्रश्न नंबर 26 का सी दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समानुभूति देना। दोस्तों समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है। दोस्तों इसमें क्या करता है व्यक्ति दूसरे को स्वयं दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या रखना चाहिए? पुरस्कार प्रेरित रखना चाहिए, या लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए, या कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य उद्देशित रखना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु, दोस्तों यहाँ पे सृजनशीलता के पोषण हेतु बात की गई है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बच्चे को लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए
ताकि वे विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास में है 55 घंटे, 45 घंटे, 40 घंटे या 50 घंटे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कितने घंटे रखे गए हैं, 45 घंटे। एक सप्ताह में आपको 45 घंटे शिक्षण कार्य करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन आपके पास में है अध्यापन के लिए योग्यता निर्धारित। दोस्तों अध्यापक के लिए योगदान आधारित समूहीकरण। बी ऑप्शन कह रहा है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। सी ऑप्शन कह रहा है सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। डी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। नेक्स्ट दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपके पास में है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन है वस्तुओं के स्थिरीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। सी ऑप्शन कह रहा है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। डी ऑप्शन कह रहा है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों अपने कमेंट फीडबैक दोस्तों दीजिएगा, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।